Hey everyone, welcome back to my channel. This is the channel name. ये मैंने वीडियो बहुत पहले इसका कंटेंट क्रिएट किया था, लेकिन अब जाकर मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ. तो welcome everyone. In this video we will be discussing about the most promising career UPSC. Very important. अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, अगर आपका ड्रीम है, अगर आप सोचते हैं दिमाग में पब्लिक सर्विसेज की तरफ जाने के बारे में, तो वेरी गुड. दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. इसमें मैं डिस्कस करूंगी. दो आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, आपको सब पता है कि एग्जाम में आपको क्या सिलेबस होता है, कैसे देना होता है. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप 100 बार देख सकते हैं. बट इन दिस वीडियो अगेन सेम चीज़ है, लेकिन अलग तरह से होगी. तो वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम आ जाते हैं वेरी ब्रीफ इंट्रो ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जैसे कि इंडिया के आपको पता है कि स्टेट्स हैं. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो यूनियन मतलब पूरा ग्रुप स्टेट्स का, जितने भी स्टेट है आपस में सब यूनाइटेड है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब ये है कि वो वाला कमीशन जो पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट देता है एंटायर कंट्री में, ऑल ओवर इंडिया. अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वी आर हैविंग यूपीपीसीएस. अगर आप बिहार की बात करें तो वहां पर बीपीएससी. तो हर एक स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लेकिन जो यूपीएससी है वो एंटायर ऑल ओवर इंडिया जॉब्स प्रोवाइड करता है, और वो पूरे इंडिया की पैन इंडिया जॉब है. तो यूपीएससी इज इंडियाज सेंट्रल एजेंसी है which conducts exams like civil services exam, very reputed, to recruit candidates into top government services. Civil services examination is one of the most popular exams conducted by UPSC. It is widely known as IAS exam. आपने इसका एक मीम भी सुना होगा कि पढ़ो लिखो आईएएस वाईएएस बनो, है ना. तो ये बड़ा ही reputed है. Even though CSC is a common exam to recruit candidates about 24 top government services. 24 services होती है टॉप की, IAS, IPS, IFS, IRS, और जाते जाएंगे तो और आपको पता चलती जाएगी. So this is a brief intro of the central agency. Then about civil services exam, CSE. UPSC civil services exam CSE consists of 3 stages. First stage is preliminary exam जिसमें questions are objective nature, मेंस एग्जाम जिसमें क्वेश्चंस आर ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर, एंड इंटरव्यू जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है. प्रीलिम्स. The civil services preliminary exam comprises of 2 compulsory papers of 200 marks each. प्रीलिम्स में आपका जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ टिक लगाने होंगे आपको. और हर एक क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 2 क्वेश्चन पेपर हैं, दोनों कंपलसरी हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर 200-200 नंबर के होंगे. ठीक है. एक पहले पेपर को हम कहते हैं GS1 एंड दूसरे पेपर को कहते हैं GS2. GS1 जो है, GS1 आपका पूरा भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें होती हैं. एंड GS2 जो आपका होता है वो आपका एप्टीट्यूड वगैरह और थोड़ा बहुत डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, इन तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस. ये आपको पता है कि MCQ बेस्ड होता है पूरा प्रिलिमिनरी एग्जाम. The marks in prelims will not be counted for final ranking but just for qualification for the mains exam. ठीक है. ये जो प्रिलिमिनरी है ना आपका, इसके जो नंबर है, इसमें जो 2 पेपर मैंने आपको बताए होते हैं, दोनों के नंबर ऐड नहीं होते. मेन एडिशन आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू का चलता है. एक तरह का छटनी एग्जाम है जिसमें छांटते हैं कि कौन सा बच्चा जो है एग्जाम में सीरियसली अपियर हो रहा है. ये जो 2 पेपर है इसमें मैंने आपको बोला GS1 एंड GS2. जो GS1 होता है मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स वाले होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी. ये वाला जो होता है हल्का थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिकल और बेस्ड होता है, रीजनिंग वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं. पहले कॉपी इसकी चेक होती है. अगर आप इसमें पास हो गए, इसमें 33% पास होना जरूरी होता है. अगर इसमें 200 में से 33% पास हो जाते तब आपकी ये वाली कॉपी चेक होती है, 1 वाली. ओके, सो दिस इज अबाउट प्रिलिमिनरी. Then comes mains exam. Mains is again मैंने आपको ऊपर बताया डिस्क्रिप्टिव होता है. The written exam main will consist of 9 papers. इसमें 9 पेपर होते हैं, लेकिन only 7 will be counted for final merit ranking. For the rest 2 papers, the candidate should secure minimum marks prescribed by the commission each year. ये जो 9 पेपर होते हैं इसमें भी जो पहले के 2 होंगे आपके, वो आपके लैंग्वेज पेपर होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है. तो इन दोनों में भी सिर्फ जस्ट पास होना जरूरी होता है. तो अगेन इस मेन के भी 9 में से केवल 7 में आपको पास होना जरूरी है.
और इन दोनों में जस्ट पास होना ज़रूरी है, ये वाले और प्री वाले जो आपके हो गए दोनों। देन कम्स इंटरव्यू, थर्ड जो आपकी स्टेज है इंटरव्यू की. द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड who will have before them a record of his or her career. She will be asked questions on matters of general interest. ये दोनों जब आप क्वालिफाई करके जाएंगे इंटरव्यू के लिए थर्ड स्टेज में, तो वहाँ पर जो बोर्ड पूरा बैठा होगा आपका एग्जामिनर बोर्ड, वो आपसे नॉर्मल आपके बारे में बात करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, आप थोड़ा बहुत अपने शहर के बारे में बताइए, थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताइए, थोड़ा देश में इस चीज़ के बारे में बताइए. तो आपसे जनरल डिस्कशन करेंगे देखने के लिए कि आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं. आर यू एबल टू हैंडल द सिचुएशंस और नॉट. सिचुएशनल इंस्टेंसेस आपसे पूछेंगे, सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको देंगे कि अगर आप यहाँ के डीएम हैं और ये चीज़ हो रही है तो आप वहाँ पर कैसे डील करेंगे, अगर आप यहाँ की पुलिस ऑफिसर हैं तो ये चीज़ हो रही है तो आप उससे कैसे डील करेंगे. तो इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ पर्सनली देखने के लिए होता है कि जो एग्जाम पास करके बंदा जो यहाँ पर आके बैठा हुआ है, क्या वो मेंटली उतना स्ट्रांग है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर कि नहीं है, या फिर वो सिचुएशन से डर जाता है, या फिर जो भी वो उनके दिमाग में चल रहा हो देखने के लिए. उनके पास आपके मार्क्स होंगे, वो लेके आप जब मेंस का जो फॉर्म भरते हैं तो उसको डीएएफ फॉर्म बोलते हैं, तो उस डैफ फॉर्म को वो लेके बैठेंगे. आपकी डिटेल्स उनके पास मेंशन होंगी सारी कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या कुछ किया है, एवरीथिंग इज देयर विद देम. A candidate's rank in civil services depends on the marks scored in mains and interview. मैंने आपको ऊपर बताया था कि मेन और इंटरव्यू के ऊपर ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है. The marks exam, the main exam has 1750, 1750 नंबर का जो है आपका मेंस होता है, 7 पेपर जो हो गए आपके, एंड इंटरव्यूज ऑफ 275 मार्क्स. सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. यहाँ पर तो देखिए, आप यहाँ पर क्या कहीं पर भी देखेंगे ना तो वो आपको इसी तरह से सिलेबस दिखाएंगे कि करंट इवेंट, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत ही वेग तरह से बोलते हैं. सिलेबस के लिए देखिए, सिलेबस इज ऑल अबाउट आपका जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा. सिलेबस पेपर 1 जो मैंने आपको बताया GS1, उसका जो है करंट इवेंट. देखिए करंट इवेंट मतलब वही आपका करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर पढ़ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है. नेशनल न्यूज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो देश में आपकी क्या घटनाएं चल रही हैं, प्लस इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़, अगर आप इंडिया को अगर इम्पैक्ट डालें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया के रेफरेंस में जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है. अगर इंटरनेशनल न्यूज़ में किसी तो करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न. मॉडर्न में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने आप आ जाएगा. इसके अलावा देखिए हिस्ट्री का सोर्स मैं आपको बता दूं, सिर्फ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रेफर करिएगा अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिले तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इनफ रहेगी आपके लिए. क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ने के बाद, जब आप एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे ना, जैसे कि अगर आपने कोई बुक उठाई फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम की, तो टिट्टो वही है, बिल्कुल सेम वही है शब्द. इवन कुछ कुछ लाइंस भी एनसीईआरटी से वहाँ पर जाकर कॉपी पेस्ट करी है, बस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डाल दी गई है, लेकिन है पूरा कंसेप्ट भाई. अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर स्पेक्ट्रम रीड करेंगे तो वो आपका रिवीजन करवाएगी. दैट्स इट. तो दिस इज द हिस्ट्री पार्ट. देन वर्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज important. Physical geography, social, economic geography of India and the world. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. कौन सी के लिए तो एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत. इट इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी. उसी में सब कुछ इंक्लूड है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, गवर्नेंस, एवरीथिंग इज देयर. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो भाई इंडियन इकोनॉमी वाली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, पॉवर्टी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंक्लूजन क्या होता है, डेमोग्राफिक क्या होते हैं, सोशल सेक्टर क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक्स में आ जाएगी, इकोनॉमी में आ जाएगी. इसमें प्रॉपर इकोनॉमिक्स वो वाली चीज़ नहीं होती, ये आपसे यूटिलिटी कर्व पूछा जा रहा है, ठीक है. इसमें थोड़ा सा ना इंडिया के रेफरेंस में इकोनॉमिक्स पूछी जाती है. जैसे इन्फ्लेशन अगर है तो इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. इसके अलावा आपका 5 ईयर प्लान जो बने थे इंडिया में, इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी मतलब देश, तो देश से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो चीज़ें वो आपकी इंडियन इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा.
देन कम्स जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। ये आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हो जाएगा कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ये तो देखिए दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं ना आपके पूरे करंट अफेयर बेस्ड हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आपका तभी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे अगर करंट में कुछ चल रहा होगा इकोनॉमी से रिलेटेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड आपका आधा पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी आपका आधा पोर्शन तो करंट अफेयर से ही कवर हो जाएगा। अगर कोई नई प्रजाति पता चली है किसी फ्लावर की तो वो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका, तो करंट अफेयर में तो पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पर भी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, इन्वायरमेंट में कवर हो जाएगी। तो ये आपका थोड़ा सा उधर करंट अफेयर से सप्लीमेंट होता रहेगा। देखिए करंट अफेयर आपके जो है वो बहुत बहुत गजब की चीज़ है, वो एंटायर प्रिपरेशन करा देता है आपको। तो करंट अफेयर को स्किप करने का बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। देन कम सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 2, जो आपका GS2 है, जो भी मैंने आपको बताया कि 200 में से सिर्फ 33% होता है, वो भी चेंज होता रहता है परसेंटेज। तो उसमें कॉम्प्रहेंशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है, उसमें से क्वेश्चंस होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, DI, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक न्यूमरेसी आपको क्लास 10 तक की जो हल्की फुल्की सी मैथ्स होती है ना, DI वगैरह, वो आपको पता चलनी चाहिए। CSAT एप्टीट्यूड और पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विसेज, अच्छा यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि 33% पास करना ज़रूरी होता है। ठीक है, द क्वेश्चंस ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी मल्टीपल चॉइस। अच्छा ये भी आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दोनों ही प्रीलिम्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 आर ऑफ MCQ बेस्ड एंड दोनों का टाइम अलॉटेड इज 2 घंटा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ पेपर्स। अच्छा ये कम बहुत ज़रूरी है, आप अगर कैंडिडेट हैं तो आप दोनों ही पेपर अटैम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री का GS1 दे के भाग गए, दोनों ही अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। देन कम्स मेंस एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर डिसाइडिंग तो आपका यही है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, मैंने आपको बोला कि 9 पेपर में से 7 कंपलसरी होते हैं, 2 के नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। तो 9 में से जो 7 हैं आपके नंबर जो ऐड कराएंगे वो ये वाले हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। इसके अलावा जो 7 में से जो बचे 9 में से जो 2 बचे वो ये वाले हो गए। पहला आपका कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी हो, आपकी असामीज हो, कोई भी लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो एक लैंग्वेज उसका पेपर हो जाएगा। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होगा, जो कि आपका इंग्लिश में नॉर्मल एस्से राइटिंग ये सारी चीज़ें होंगी आपकी। तो ये इसमें भी आपको सिर्फ पास होना है, जस्ट पास। इसमें पास होने के बाद फिर आप पेपर नंबर 1 देंगे और ये 7 पेपर जो है ये 250 नंबर के हैं और ये आपका पूरा मेरिट बनाएंगे। पहला पेपर एस्से राइटिंग, इसमें आप एस्से लिखेंगे। दूसरा पेपर इज GS1 जनरल स्टडीज 1, इसमें आप इंडियन हेरिटेज, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी ऑफ द सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पेपर नंबर 3 में आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन विद अदर कंट्रीज के क्वेश्चंस होते हैं। GS3 में आपका टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी, ये आपका एनवायरनमेंट वाली चीज़ें हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं। पेपर नंबर 5 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये कुछ बहुत जनरल सा क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। एथिक्स, जो हमारे वर्क एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे एक किसी इंसान को किसी देश में किस तरह के माइंडसेट के साथ रहना चाहिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 6 में आपका ऑप्शनल होता है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जहाँ पर से आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग कॉमर्स, आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा, सोशल साइकोलॉजी मिलेगा, बहुत सारे सोशियोलॉजी मिलेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। तो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, उसमें से आप कोई भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लें जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था या जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा हो। फिर उसका 2 पेपर होता है। पेपर 1 उस पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पेपर पेपर 6, दूसरा पेपर पेपर 7th। देन कम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ नेपाल सब्जेक्ट टू भूटान, यहाँ से भी अगर आप आए हैं तो आप हो सकते हैं, कोई रिफ्यूजी हैं तो हो सकते हैं, लेकिन आप जनवरी 1962 के पहले आए हुए हों और इंडिया में परमानेंटली सेटल हों।
कैंडिडेट मस्ट बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड। अगर आप माइग्रेट इंडिया के ही थे, इंडियन ओरिजिनेटेड थे, लेकिन आप माइग्रेट कर गए यूथोपिया, कीनिया, मलावी, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, वियतनाम, जायर और जाम्बिया विद एन इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, लेकिन इंडिया में परमानेंटली सेटल हो चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बहुत सिंपल सी है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप जो है अगर आप अपीयर हैं, अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं अपने थर्ड ईयर के रिजल्ट आने का, तब भी आप पेपर में बैठ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, जो कि क्योंकि आपके प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग है तो उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, देन ऑल्सो यू कैन अपीयर इन द एग्जाम। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ए फाइनल ईयर ऑफ MBBS या मेडिकल एग्जाम बट आर येट टू कंप्लीट देयर इंटर्नशिप, वो भी मेंस में बैठ सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, ये आपको जमा करना पड़ेगा। ये तो खैर मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपका जो बेसिक जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एज लिमिट। कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 21 साल से ये पेपर शुरू हो जाता है, पेपर में बैठ सकते हो, और मैक्सिमम की जो एज है वो है 32 साल। ठीक है, बट ही ऑब्लिक शी मस्ट हैव बीन बोर्न और नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1988 और नॉट लेटर देन ये नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस, ये सब कुछ भी नहीं है, इग्नोर दिस। आपको सिर्फ 21 एंड 32 आपको याद रखना है। ये कुछ रिलैक्सेशन है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ये 32 में +5 कर लीजिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 32 में +3 ऐड कर लीजिए। अगर आप डिफेंस सर्विस के सन या डॉटर हैं तो आप उसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 ईयर का मिलेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन इको या SSUs हैं, या 5 साल से सर्विस दे रहे हैं, अगर 5 साल मिलेगा इस केस ऑफ ECU एंड SSUs। 10 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 32 से सीधे 42 की आपकी एज काउंट होगी अगर आप ब्लाइंड, डेफ, म्यूट, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है। 5 ईयर इन केस ऑफ हु हैव कंप्लीटेड इनिशियल पीरियड ऑफ असाइनमेंट, ये आपका मिलिट्री सर्विसेज है, आपको 5 साल का एक्सटेंशन इसमें मिल जाएगा। देन कम्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कैंडिडेट के लिए 32 साल, 21 से 32 साल की एज एंड 6 अटेम्प्ट, केवल 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट के लिए नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, वो जितनी बार चाहें 37 साल की उम्र तक, 21 साल से लेकर 37 साल की उम्र तक जितनी मर्जी चाहें उतनी बार पेपर दे, देयर इज नो लिमिट। OBC कैंडिडेट के लिए लिमिट इज अप टिल 9 अटेम्प्ट, मतलब वो भी 21 साल से 35 साल की उम्र तक जितनी 21 साल से 35 साल की उम्र तक 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप भी 9 अटेम्प्ट दे सकता है, अगर जनरल कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 9 अटेम्प्ट दे सकता है, और OBC का भी अगर हैंडीकैप्ड है तो भी 9 अटेम्प्ट दे सकता है। लेकिन अगर SC/ST कैटेगरी का फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड है तो फिर अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है। दिस इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर दिस एग्जाम। Then comes how to stay motivated during UPSC preparation, very very important, क्योंकि आपने सुना होगा ना, आपने इंटरव्यूज भी बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत डिप्रेसिंग होता है, और मार्क्स की बड़ी टेंशन होती है, रिजल्ट की बहुत टेंशन होती है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैंने तो अभी आपको सिलेबस बस ऐसे ही बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पर जब आप इनमें उतरेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री का H ही पढ़ने में आपको बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये वाली जो मेंटालिटी है तो होती है, सबके साथ होती है, लेकिन इसको डील करना आना चाहिए। आप इसको कर लेंगे, सिलेबस को बहुत वाइजली डिवाइड करेंगे, पढ़ाई को बहुत स्मार्टली करेंगे, तो आप हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, हो जाएगा आराम से, लेकिन बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है और बहुत स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि हर साल इतने रिजल्ट्स आते हैं, लोग करते ही हैं, कोई बिना किए थोड़ी ना ऐसा कोई कर सकता है। अगर किसी एक शख्स ने भी पूरी दुनिया में वो काम कर लिया तो वो काम आप आराम से कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन वही सेम चीज़ है कि अपने थिंकिंग को और अपने जो माइंडसेट है ना उसको इस ट्रैक पे ही रखना है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ दिमाग में आया कि भाई डर लग रहा है तो बात वहीं से सारी चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं। तो दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना है। कैसे होगा? सबसे पहले इट शुड क्लियर इन योर माइंड कि आप क्यों करना चाहते हैं, रीज़न शुड बी क्लियर, वाई ये पता होना चाहिए। बी योर ओन मोटिवेटर, विजुअलाइज इट। आप अपने मोटिवेटर खुद बनिए, खुद अपने आप को मोटिवेट करिए। जहाँ पर भी डिमोटिवेशन होने लगे तो आप खुद मोटिवेट करना है कि भाई अगर UPSC क्लियर हो जाता है तो हम ये करेंगे, ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो हम ये कर सकते हैं। तो खुद ही विजुअलाइज करिए, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करिए। डू वॉट यू एन्जॉय, जो भी आपको करना पसंद है वो करिए।
पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया की सारी चीज़ें भूल के सिर्फ पढ़ाई में जुट जाएंगे, तो वो आपको बुकवर्म बना देगा। और एग्ज़ाम क्या, आप कुछ एक नॉर्मल प्रेजेंटेबल कंडीशन में भी लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ एंजॉय करते हुए काम करना है। इट्स नॉट ओनली स्टडी, इट्स अबाउट एवरीथिंग। टेल योर सेल्फ योर स्ट्रेंथ। जब भी कभी डीमोटिवेटेड फील हो, हमेशा याद करें कि आपके अंदर कुछ खास है। वो खास क्या है वो छांटें, वो अपने आप को बताएं। रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस, और अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें। पहले आप 2 घंटा पढ़ नहीं पाते थे, अब आप शुरू करा आपने तो आपने आधे घंटे पढ़ा, मन लगाकर, बिना भटके हुए दिमाग के 2 घंटे पढ़ा। फिर देखिए आप अब कुछ टाइम बाद खुद ही पढ़ने लगेंगे 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, विदाउट योर माइंड टू बी डाइवर्टेड। हैव अ ब्रेक, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ना नहीं है, ब्रेक भी लेना है, इंजॉय भी करना है, मूवियाँ भी देखनी है, घूमने भी जाना है, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। द राइट इन्वायरमेंट, अच्छा पढ़ाई का माहौल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए घर में। आप घर में अगर 4 लोग रहते हैं और सिर्फ एक रूम है तो आप बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन आपको एडजस्ट करना है। आपको सारे रूल्स ब्रेक करके, सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके आगे निकलना है। तो अपने लिए इन्वायरमेंट बनाइए पढ़ाई का, और एक ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर से आपको लगे कि हाँ अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं यहाँ पर बैठकर शांति से पढ़ सकता हूँ। छत पे पढ़िए, कुछ लोग रूम में पढ़ते हैं, कुछ छत पे जाकर शाम को पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं। अपना एनवायरनमेंट खुद देखिए कि आपको कब पढ़ना, आपको दिन में पढ़ना पसंद है तो दिन में पढ़िए, रात में पढ़ना पसंद है तो रात में पढ़िए। इट्स योर चॉइस, आप देख लें। बी हेल्दी, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, बढ़िया एकदम हेल्दी स्टफ्ड चीज़ें खाएं। और थोड़ा सा ना जो आपका ये वाली चीज़ें होती है ना चटर पटर वाली, वो थोड़ी सी दूर रहें, क्योंकि उससे आपको आएगी नींद, तो वो आपको मोटा कर देगी, बहुत लेजी बना देगी। तो इसलिए बी हेल्दी, हेल्दी चीज़ें खाएं। गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर ग्रेड्स, बाकी जो आप तो देख ही नहीं है, इतने लोग एग्जाम निकालते हैं, उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे सीखिए कुछ नया नया, तो बस हो जाएगा आपका एग्जाम भी। तो ये कुछ मोटिवेशनल के कुछ टिप्स थे जो आप कर सकते हैं अगर चाहें तो आपकी ट्राई करिए। इफ़ ऑल इज़ वेल तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, नथिंग टू वरी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने ट्राई तो किया कुछ चीज़ों को बताने का, लेकिन कोई भी अगर क्वेरी हो, अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं लेकर आऊँगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और भी ज़्यादा नॉलेज, और हर एक चीज़ या हर एक सब्जेक्ट की इंटेंस डिस्कशन उसके सिलेबस का अगर आपको चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर चीज़, ऑन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप बताइए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।